नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। और मेरे साथ इस वक्त जो डायरेक्टर साहब और कास्ट मौजूद हैं, उन्होंने पिछले एक बहुत लंबे अरसे से हंगामा मचा रखा है, और वो है होम बाउंड के लिए। हंगामा के असल में ऐसे दूसरे मायने भी हो सकते हैं, लेकिन ये हंगामा हमारे लिए इतना गर्व का प्रतीक है, हमें नाज है कि मतलब होम बाउंड जैसी फिल्म, जिसको कि कैन्स में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन, हम समझते हैं कि 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 9 मिनट तक वहाँ पर जो था, मतलब जो हॉल था, वो लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। और उसी वक्त हमें एक नाज जो होना था ना, वो शुरू हो चुका था। और उसके बाद जब ऑस्कर के लिए एक ऑफिशियल एंट्री, वो भी ऐसी फिल्म जो कि हमारी ज़मीन से जुड़ी है, जो कि हमारी अपनी है, जो हमारी अपनी कहानी है, तो उस पर नाज होना बहुत ही स्वाभाविक है। और इस इंट्रोडक्शन के पहले मैं एक बात और जोड़ दूँ, फिल्म मैं देख चुकी हूँ, और जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कोई कोना ऐसा नहीं बचता जो कि वो इस फिल्म को ना देखें। आपको, आपके जितनी भी फैमिली हैं, आपके जितने भी दोस्त यार हैं, आपको सभी के लिए ये फिल्म जो है मस्ट मस्ट मस्ट, हज़ारों लाखों बार मस्ट वॉच फिल्म है। आपको देखनी है, क्योंकि ये आपको एंटरटेन करेगी, ये आपको एक उम्मीद देगी, और ये आपकी चेतना पर प्रहार भी करेगी। तो ऐसी फ़िल्म की बहुत ज़रूरत है इस दौर की। ये सबसे बहुत ज़रूरी फ़िल्म है। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं नीरज घेवान, जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा निर्देशक हैं। वो वहीं से हो गए थे जब वो मसान लेकर आए थे। मेरे साथ में इस वक्त 2 बहुत ही चमकते हुए सितारे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिनेमा के इस दौर में ये 2 हीरे हैं जो कि अपने काम से बहुत ही उजाला फैला रहे हैं। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा। थैंक यू। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मुझे पता है मेरे इंटरव्यू में से इस इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा समय चला गया, लेकिन इन तीनों के सम्मान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, पूरे एनबीटी की तरफ से बधाई। बहुत बड़ी चीज़ है ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री होना। मेरा पहला सवाल यही है कि बहुत ही साहसिक कदम है। बहुत, मैं सीधा आपसे पूछूंगी कि इस वक्त जिस तरह से एक सोशियो पॉलिटिकल माहौल है, उसमें इस तरह के सब्जेक्ट को लाना, और जो मैंने जो अपने रिव्यू में भी लिखा है कि जो है ना, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं है। जो कुछ भी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, बहुत ही बातचीत में हैं, बहुत ही। तो ये साहसी कदम आप, वो भी सिनेमा के ज़रिए, कैसे आप, मतलब कहाँ से आया ये साहस? देखिए, साहस तो नहीं था, ये जिम्मेदारी का एहसास है, जिसके कारण आपको लगता है कि शायद आपको वो साहस या एक अलौकिक एक होड़ से आप जुड़ जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है। फिल्म जब ये कहानी बशारत पीर की लिखी एक स्टोरी है, ऐसे है जो एक सच्ची घटना पे आधारित था। ये 2 लड़के वास्तविकता में थे जिनके साथ ये हुआ था। उस कहानी को लेके हमने एक कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात हम कहना चाह रहे हैं, ये कि भाई हम आपस में एक-दूसरे को वर्गों में क्यों बाँट रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि तुम ये हो, मैं वो हूँ, तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूँ, या तुम इस तबके से हो, मैं उससे हूँ, हमारा मेल-जोल नहीं हो सकता। मेरी ये गुहार है इस फ़िल्म से कि हम एक-दूसरे की जो आपसी मुठभेड़ है या आपसी जो तुलनाएँ हैं, आपसी जो रंजिशें हैं, उन सबको हम भूलें और एक-दूसरे को ज़रा एक बार बैठ के आमने-सामने रूबरू हों और एक बार सोचें कि भाई क्या हम एक-दूसरे से संवाद कर सकते हैं? हम संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक-दूसरे को नोच रहे हैं, एक-दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम एक-दूसरे को कह रहे हैं कि भाई तुम बुरे हो, हम अच्छे हैं। और उनसे भी मेरी गुहार ये है जो शायद मेरे अभिप्राय से अलग हैं, जो शायद मेरे जैसा नहीं सोचते हैं, जो शायद सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच कहीं अलग-अलग भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये है कि हम सब एक बार रुक जाएँ, थोड़ा सोचें, थोड़ा एक-दूसरे से बात करें, थोड़ा टटोलें कि क्या हम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं? शायद हमको इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इस भारतवर्ष को एकजुट रखता है, जो पूरे विश्व को एकजुट रखेगा, वो है आत्मीयता। एक-दूसरे को समझने की क्षमता जो हम खो चुके हैं इस वक़्त, उसको एक बार वापस उजागर करने की ये हमारी बहुत ही छोटी कोशिश है। और हमारे भारत में इस वक़्त बहुत सारे शोएब होंगे,
बहुत सारे चंदन होंगे, बहुत सारी सुधा होंगी, बहुत सारे वैशाली होंगी। उन सब की कहानी हम इस पिरो कर हम देश विदेश में इस मंच पे ले जा रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश है। जी, इसका एक टेल क्वेश्चन ये भी है नीरज जी कि जिस तरह का एक सोशियो पॉलिटिकल माहौल है जी। काफ़ी समय से, उससे आपको लगता है कि जो हमारा जो एक सेक्युलर फैब्रिक है जी, वो कमज़ोर हुआ है कहीं ना कहीं? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि किसी वर्ग को हम लोग बोल दें कि भाई आपने ये है वो है, मुझे लगता है कि इंसानों से गलती हो जाती है। आप और वो इंसानों से गलती भी, मैं गलती भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आपने जो एक्सपीरियंस देखे हैं, शायद अपने बचपन से जो आपने देखा है, आपको किसी ने बोल दिया, किसी आपने फ़ोन में कुछ पढ़ लिया, यहाँ कुछ देख लिया, आपका एक मन बन गया, आपने उस धारणा को पक्का कर लिया है, लेकिन आप उसको बदलना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमको उस चीज़ को से रोकना है। आप देखेंगे फ़िल्म में भी मैंने ऐसा नहीं बताया कि एक ही वर्ग के लोग कुछ बोल रहे हैं। एक ही वर्ग का एक ऐसा इंसान है जो शोएब को प्रेरित करता है कि देखो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में बहुत टैलेंट है, तुम शायद ये भी कर सकते हो। दूसरी ओर एक और भी है शायद जिसको, जो अपनी ही अपब्रिंगिंग से, अपने ही एटमॉस्फेयर को कलेक्ट करके शायद उसमें कुछ वो हो गया है, और उससे भी ये गुहार कि भाई थोड़ा सोच लो, शायद हम कुछ अपने आप को सोच पाएँ। क्योंकि अब वो दौर गया है कि हम एक दूसरे को उँगली दिखा के बोल सकेंगे भाई हमें तुमसे नफ़रत है या हम तुमसे क्लेश है। हमें इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, हाथ जोड़ के बात करें कि भाई क्या कुछ हम ज़्यादा ही कर गए हैं। जी जी, नीरज जी, जैसे कि फिल्म में बहुत सारे मुद्दे हैं। एक चीज़ जो है मैंने जो बहुत महसूस की, जो जातिगत जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो तो है, जी, लेकिन लड़के होने का फ़ायदा जो है, बेटे होने का, जी, वो एक बड़ा मतलब ऐसा पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगा कि ये बात सही है जी, कि वो बेटा है तो उसको जिस तरह की एक ज़्यादा जो एक सुविधाएं जी, मिलती हैं, जी, तो वो एक कमाल की चीज़ है। और वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे समाज में, इतना अंडर करंट कर दिया है कि पानी बेटी ही लाएगी, बेटा जो है ना, बहुत सारे जी, हमारे जान पहचान के लोग ऐसे हैं हम्म, जिसमें कि लड़कों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है, लड़कियों लड़कियों को को, हाँ, अरे हैं, ये मेरे भी बिल्कुल, पहचान में हैं, जी, जिस तरह की चीज़ें हैं। तो वो क्या कहीं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, क्या था वो थोड़ा जी, सा? बिल्कुल। तो मैं बहुत एक, बारीक सी चीज़ है वो, नहीं, नहीं, लेकिन आपने है। बहुत अच्छे से पकड़ा है। और मैं एक पुरुष प्रधान दलित परिवार से आता हूँ, जी और मेरे पापा रहे हैं जो मेरे घर वाले ही सारे वो रहे हैं, तो मैं, मेरी 3 बड़ी दीदियाँ हैं, और मैं ये मानता था कि क्योंकि मैं सबसे छोटा था इसलिए मुझे ज़्यादा लाड प्यार हुआ है, और शायद दीदियाँ भी यही सोचती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ अपने में बड़ी शर्म आई। मुझे मेरी दादी दूध देती थी बड़े ग्लास में, और बहनों को नहीं देती थी। तो उस बात को मुझे बहुत कचोटा जब मैं बड़ा हुआ, और जब मुझे थोड़ी दुनिया की थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी, तो मैं उस चीज़ को अपने उसमें ढालना चाहता हूँ। और देखिए ना, एक बात ये भी है, आप किसी भी वर्ग में जाइए, किसी भी तबके में जाइए, चाहे वो किसी दलित समाज में हो, मुसलमान या हिंदू, या कहीं पे भी आप जाइए, या आप किसी वर्ग, रिच क्लास में जाइए, पुअर क्लास में जाइए, आप एलजीबीटीक्यू में भी क्यों ना चले जाएँ, आप बाहर भी चले जाएँ, रेस की भी बात करें, आप किसी भी वर्ग की बात करें, पता है सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ अक्रॉस द थिंग इज़ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की। पुरुष प्रधान जो सोच है ना, वो कहीं नहीं जाती है। तो वो उसी का शिकार मैं भी रहा हूँ। भले ही मैं किसी वंचित वर्ग से हूँ, लेकिन मेरे घर पे भी वो एक मुझे प्रिविलेज मिली है, जिसको मुझे नकारना था। तो वो सोच डालने का इरादा वही था कि, और ये भी है ना, देखिए क्या होता है ना कि एक समाज को आप समझते हैं कि भाई जनरली मार्जिनलाइज़ कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है कि जो वंचित उससे आते हैं, उनको ऐसा सोचा जाता है कि सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं, या सभी लोग एक ही जो, वो ये नहीं सोचते कि भाई हर कोई इंसान है। सही बात है। क्योंकि एक ही वर्ग में ऐसा हो सकता है कि किसी की सोच ऐसी होगी, किसी की सोच वैसी होगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जो मैं आपको बेशक। उसी कनेक्ट कर रहा हूँ पहली बात से, जो मैं कह रहा था कि इंसान चूक रहे हैं। ये आपस में एक किसी वर्ग का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसानों की प्रॉब्लम। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत पता नहीं, कोविड के बाद मुझे ऐसा लगता है ये मेरा पर्सनल सोच भी हो सकती है, ज़्यादा आत्मकेंद्रित हो गए हैं, जी, बिल्कुल। ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, जी, ज़्यादा मतलब एक वो आ गया है डिटैचमेंट जो मानवता से दूर ले जाती जी। हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं ईशान आपसे जानना चाह रही थी कि एक ऑडियंस के तौर पे
वहाँ जितने भी थे स्क्रीनिंग में सब रो रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, मैं खुद भी। तो आपकी कितनी एज एन एक्टर, मतलब कहते हैं ना परकाया प्रवेश होता है वो। हमारी हाँ बेसिकली क्योंकि एक्टर को एक परकाया में प्रवेश करना होता है, एक दूसरे की स्किन में जाना होता है। आपकी कितनी टूट फूट हुई? मैम आई थिंक शुरुआत से ही हमारी कोशिश ये थी, नीरज भाई ने हमें शुरुआत में ही कह दिया था कि आप एक बतौर एक कलाकार आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, पूरी मेहनत से, लगन से, क्राफ्ट से इसे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप इस किरदार को जिएं, और किसी भी किरदार को जीने के लिए शायद सबसे पहले तो उसे समझना, फिर उसे महसूस करना, और वो जो एक फासला है उसको कम करने का तरीका हमारा ये था कि हमने पूरी कोशिश की कि सबसे पहले तो हिस्टोरिकली हम समझ पाएँ आइडेंटिटी का मोल क्या है हमारे देश में। तो इन्होंने हमें रीडिंग मटेरियल दिया, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद कई सारे ऐसे आर्टिकल्स दिए जिससे हमारी जानकारी बढ़ी, और जानकारी के बाद सबसे पहला हमारा एंट्री पॉइंट कैरेक्टर में ज़बान थी, क्योंकि ज़बान कल्चर होता है और कल्चर से आप एक इंसान को बेहतर जान सकते हैं। तो हमने डायलेक्ट पे काम किया 3 महीने। उसके बाद सबसे आई थिंक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए ये थी, और सबसे यूज़फुल भी कहूँगा, हमने साथ में एक ट्रिप ली बाराबंकी, और 6-7 दिन हम सब साथ में रहे। क्या बात है। और एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे के साथ। हम लोग वहाँ के गाँव में घूम रहे थे, गांव में घूमे और लोगों के साथ बैठे, उनकी बातें जानी, उनकी जद्दोजहद, उनकी ज़िंदगी, उनकी खुशियाँ, उनके गम, और कोशिश की कि कुछ बेहतर समझ पाएँ। और एक ही चीज़ होती है ना, एक मिट्टी से, हवा से, पानी से आप रूबरू हुए, और वो हमारी कोशिश थी कि हम इन कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं जी पाएँ, किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कम लगे 6-7 दिन, लेकिन उसमें कभी कभी एक एहसास मिल जाता है जिसको लेकर आप पूरी फिल्म चल सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए तजुर्बा रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद आई थिंक, क्योंकि इस फिल्म का जो एक सबसे अहम हिस्सा है, सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो इन दोनों की दोस्ती है। दोस्ती, उम्मीद और दोस्ती, और आई थिंक ये इनकी दोस्ती ही उम्मीद में कहीं ना कहीं जड़ी है। तो ये इन्होंने बहुत पहले हमें कह दिया था कि सिर्फ ऊपरी तौर पे दोस्त मत बनना, एक दूसरे की वल्नरेबिलिटी शेयर करना, खुल जाना एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ आई थिंक इनविजिबल तरीके से कहीं ना कहीं हम में घुल गई, एंड पूरी फिल्म निकल गई। पर वो चीज़, वो कॉन्फिडेंट वाली चीज़ होती है ना, कि हम एक दूसरे से बात खुल के शेयर कर सकें। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जो नीरज भाई ने हमें एक हथियार दिया था, जिससे हम दोस्ती को दर्शा पाए। जी। और आप खुद मेरी तरह एक गंगा जमुनी तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो जिस तरह से फिल्म में था, उस तरह का कहीं अंडर करंट, देखिए अप फ्रंट होकर तो हम जहाँ हमारी परवरिश है, बहुत बार नहीं हमारे साथ उस तरह से होता, लेकिन एक अंडर करंट जो रहता है ना, पता चलता है आपको, आप सिर्फ जो है ना, सिर्फ वही महसूस करता है उसको। बात ये है इसमें, आसपास के लोग को नहीं पता चलता। तो ईशान, आपके साथ इस तरह का कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये मैम। आई थिंक हमेशा से मैंने इस बात में बहुत गर्व लिया है कि हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मानी जाती है, एंड आई थिंक ये सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारे आइडेंटिटी के बारे में। और कहीं ना कहीं आई थिंक एक एहसास है कि वो चीज़ हमें कभी खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी ताकत है। और शायद इस वजह से मैं इस फिल्म से इतना कनेक्ट कर पाया, और इस किरदार से इतना कनेक्ट कर पाया, और सबसे बढ़कर इस दोस्ती से इतना कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोस्ती ही अपने आप में एक मिसाल है। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं और बननी चाहिए, क्योंकि सामाजिक तौर पे आई थिंक एक बहुत गहरा मैसेज कैरी करती हैं। Who we are as a people, I think, is a very big question to ask ourselves. And एक किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी तबके के, किसी भी तरह के इंसान से कंपैशन रखना और काइंडनेस और एम्पैथी रखना,
और उनको समझने की क्षमता रखना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है आज समाज में। तो ये फिल्म उस चीज़ को दर्शाती है एंड आई थिंक वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। बहुत गर्व है मुझे इस बात का। जी। एंड विशाल, जैसे मैं अभी इंटरव्यू के पहले कह रही थी कि हम कोई दर्शक मैं कोई तय नहीं कर पाता कि 19 कौन है 20 कौन है। आप लोग दोनों ही 20-20 हैं। मतलब आप आमतौर पे होता ही है कि कहीं कोई 0.1% से रह जाता है। दोनों मतलब इतना बहुत ही कमाल का आपने चंदन को जिया, बहुत अच्छा। और पूरा जो था ना कि एक थोड़ा वो एक हल्का फुल्का जो है ना उसका वो आर्क आप ही रहे। जो बोलते हैं ना सेलिंग होता है ना, जब इतना मुद्दा चल रहा होता है तो उसको सेल आपने ही किया। बोलते हैं ना वो नैया की खिवैया आप ही चल रहे थे वहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे लगता है आपको, एक मुझे लगता है आप किरदारों के मामले में काफ़ी लकी हैं, क्योंकि शुरू से जिस तरह से आपका नेगेटिव कैरेक्टर, फिर दूसरा कैरेक्टर काजोल जी के साथ, फिर अब ये कैसा, ये कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट था, चुनौतीपूर्ण था? ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप सिर्फ एक्टिंग करके परफॉर्म करके निकल सकते हो, बट कुछ फिल्में और कुछ डायरेक्टर आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको ये करने नहीं देते। वो चाहते हैं कि आप कैरेक्टर को जिए और इंटरनलाइज करें कैरेक्टर को। ये किरदार कहाँ से आता है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसका पास्ट कैसा रहा होगा, और ये आइडेंटिटी से और ये आइडेंटिटी से जूझना, और ये एक कितनी बड़ी चैलेंज होती है और कितनी दिक्कत देती है आपको जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही नई थी, मुझे नहीं पता था, और मैं इस साइड की स्टोरी कभी समझ नहीं पा रहा था और मैं कभी जान नहीं पा रहा था। तो जैसे सर ने हमें एक किताब पढ़ने के लिए कहा था, वो मैंने किताब पढ़ी थी और वो मेरे लिए बड़ा ही टफ रीड था। मुझे दूसरी साइड ऑफ स्टोरी कभी नहीं पता थी और मैंने वो पढ़ा तो मैं इस किरदार की हिस्ट्री के बारे में जान सका। ये जो जिस मुद्दे पे हम फिल्म बना रहे हैं, होम बाउंड, इसका एक्चुअली हम यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं ये समझने के लिए भी मुझे समय लगा। और जैसे ही मैंने ईशान से बात की थी, नीरज सर से बात की थी, तो मैंने अपने अंदर एक हलचल देखी और एक शिफ्ट देखा। तो स्लोली मैं इस फिल्म को भी ज़्यादा समझ पाया, और किरदार को समझने के लिए मैंने अपना खुद का प्रोसेस जितना भी हद तक मैं यूज़ कर पाया, बट मेरा पूरी तरीके से सरेंडर था। मैं डायरेक्टर सर ने जो कहा मैंने वो पूरी तरीके से ईमानदारी से करने की कोशिश की। आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और आपका काम बहुत आसान हो जाता है जब आप ऐसे सेट पे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो नीरज सर के सेट पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक एक एक्टर के लिए ब्लेसिंग होती है, आप जब सर के सेट पे काम करते हैं आपको लगता है ये एक्टर का सेट है, और जैसे कोई इमोशनल सीन है तो इमोशनल म्यूज़िक रहेगा ताकि आपको वो चीज़ सपोर्ट करे, और सीन के हर एक डायलॉग के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये बोला जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उस सेट पे एक ऐसा माहौल होगा जहाँ पे हर एक, फिर वो स्पॉट दादा हो या लाइट दादा हो या कोई भी पर्सन हो, वो सीन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे अगर हमारा सीन इमोशनल है तो सब लोग उस टोन में बात करेंगे, अगर कोई हंसी मजाक वाला सीन है तो सेट पे थोड़ा लाइटर माहौल रहेगा। और एक बात, फिल्म की राइटिंग इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। जब आप लाइंस पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी वो मीटर खराब नहीं लगता, आप फंसते नहीं हो, या अगर कहीं पे हम फंसे भी तो सर उस तरीके से उस कैरेक्टर में और हमारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे ऐसे ढालते हैं कि आप उसे सुंदर तरीके से प्रेजेंट भी कर पाओ। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस था हमारा, और ये बात है, बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। और मैं इस फिल्म से जो कुछ भी सीखा हूँ मैं ज़रूर इसे आगे लेके जाना चाहूँगा, और मुझसे जो भी कभी कोई गाइडेंस मांगेगा तो मैं अभी भी देता हूँ, और आगे भी जाके ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको हर बार नहीं मिलता। वाह, तो वाह, मैं कोशिश करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। वाह। और आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था ना आज, बहुत बड़ा वैलिडेशन मिला हमें। बिल्कुल, तो मेरे वैलिडेशन की, आप लोगों को मेरे वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है मैम। हर एक चीज, हर एक पर्सन का रिएक्शन, और अगर ऐसा रिएक्शन मिले तो हर एक बार वो मैटर करता है। मतलब 50 बार कोई तारीफ करे तो वो 50 तारीफ अच्छी लगती है। और ये अच्छी लगने की बात नहीं है कि हम कुछ कहना चाह रहे थे और आप वो
अब तक एग्जैक्टली बात समझ पहुंची। पाए वो समझने के लिए भी पहले जी, तो जी, बहुत बिल्कुल। बहुत विजडम होना चाहिए और आप वो समझ पाए और आपके वो रिएक्शन से वो नेचुरली जो हमें पता चला, तो थैंक यू कि आपने इस नज़र से फिल्म को देखा और थैंक यू फॉर बीइंग यू मैम। आप एकदम अपने आप में ऐसे थे कि नहीं, आप लोग को थैंक यू इस तरह की फिल्म देने के लिए। पूरे मैं आपसे नीरज जी जानना चाहूँगी, विश्व पटल पे पूरी फिल्म लहरा रही है, खूब चर्चा है। आप बहुत ही सोच प्रेरक मेकर हैं। विश्व मतलब सिनेमा के जो है उसमें आप अपने आप को, इंडियन सिनेमा को, हमको किस पायदान पर पाते हैं? अगर मैं वर्ल्ड सिनेमा की बात करूँ तो देखिए, पायदान पे अगर की बात करें तो हमारे लिए, हमारे इस करंट टाइम में सबसे बड़ी ख्याति जो हमारे महसूस हुई है वो पायल कपाड़ी ने लाई है। उसने जो बोलते हैं ना, गर्दा उड़ा दिया है। सही बात वो है, कर दिया अपने उसने। लैंग्वेज में गर्दा उड़ा बिल्कुल, दिया, गर्दा उड़ा दिया भाई। है। क्योंकि एक तो मतलब वो उस मकाम पे उसने भारत को पहुंचाया है जिसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। जी। मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, मुझे बहुत उनकी फिल्में पसंद आती हैं और उनकी करेज की मैं बहुत दाद देता हूँ। तो मुझे लगता है हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और रही बात हमारे कहानी, देखिए जैसे है ना कि हमारे लिए एक बड़ी विडम्बना भी ये होती है कि हम लोग जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग को जो बात कहनी है हम लोग को एक यूरोपियन स्टाइल में बनाना पड़ता है, तभी हमारी सिलेक्शन हो पाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई हम भारतीय जैसे इमोशंस जी। एक्सप्रेस करते हैं उसको वैसा ही रखना ज़रूरी भी है। हाँ, तभी वो हमारी। नहीं तो फिर देखिए हम लोग फेस्टिवल पे जाएंगे, कुछ हज़ार लोग ताली मारेंगे, हम कोई अवार्ड भी जीत जाएंगे और घर लौट आएंगे, बस हो गया काम। लेकिन जिन लोगों के बारे में फिल्में बना रहे हैं, अगर उनके तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको वहाँ तक पहुंचाने के लिए एक ज़रिया, एक तरीका भी है कि वो वैसे, ताकि उनको भी एंगेजिंग लगे, है ना। तो वो वैसा बनाने भी ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि भाई हम अपनी कहानी अपनी तरीके से बोलने का हमें पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए। सही। तो बस बिल्कुल। यही है। एंड देखिए ना, समानांतर सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा ये शुरू से ही है, जी दोनों धाराएं साथ में बहती हैं। बिल्कुल। तो उसमें आप क्या देखते हैं क्योंकि अक्सर क्या है कि ये कहा जाता है कि नहीं स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो पैरेलल सिनेमा है, जो आपकी तरह सिनेमा है, विश्व पटल पर ले जाने के लिए वही हमारा हाथ, वही हमारा सहारा रहता है। देखिए हाँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप जो बात कहते हैं उसमें दम है, उसमें आप एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, बहुत आपसे ऊपर बात होती है ना, तो दुनिया के सारे तारे आपसे जुड़ जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या दूंगा। ये दोनों सितारे हैं, ठीक है, जानवी कपूर जुड़ गई हैं, करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट फिल्म, वाओ। ठीक है, और मार्टिन स्कोर्सेसी जो विश्व के सबसे बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने हमें मेंटर किया है। और हम कहाँ दिखा रहे हैं? कैन में प्रीमियर कर रहे हैं, टोरंटो में जा रहे हैं। ये बताइए फिर हम मेन स्ट्रीम में, कमर्शियल में, आर्ट में क्या फ़र्क देखें? क्योंकि ये तो सारे कितनी खूबसूरत लाइंस बात तो आपने ब्लर कही। कर दी है ना। मतलब मैं कहूँगा कि हाँ जी। और आपको क्या लगता है जो हिंदुस्तानी फिल्में हैं और हिंदुस्तानी भाषा है, जी उसकी ताकत बढ़ी है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पर भी चिंता जताते हैं, आप लेखक भी हैं। जी, देखिए ताकत तो किसी भी भाषा में है, क्योंकि भाषा के पीछे छुपा होता है कल्चर और 1000 साल की हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें जिसको जुड़कर, जो हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो वो भी उससे जुड़ चुका होता है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत और बात ये है, मुझे लगता है किसी भी देश में इतनी भाषाएं नहीं है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितना तक मैं जानता हूँ, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी पे आपका डायलेक्ट, आपकी भाषा, बोली सब बदल रही है। 20 और फिर भी हम इतने एकजुट हैं और कैसे हम एक दूसरे को पिरो रखे हैं। तो मुझे लगता है ये एक खूबसूरती है भारतीय भाषा। अगर मैं बोले तो आप किसको बोलेंगे, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी पे हमको गर्व होना चाहिए। जी। जो देखिए ना कि एक है ना स्टार प्राइज को लेकर के, क्योंकि चूंकि अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी और वो रिटर्न भी चाहिए, तो उसको लेकर के आपकी कितनी चिंता? एक बहस चल रही है साउथ के सिनेमा और बॉलीवुड में कि स्टार की प्राइस जो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी रिटर्न की जो गुंजाइश जो है वो बॉक्स ऑफिस देखिए एक तरफ पे देखें तो वो एक बात सही भी है, क्योंकि देखिए लोग पैसा डालते हैं, दिस इज़ ऑल्सो बिजनेस, ठीक है। आर्ट इंडस्ट्री वो अलग है, लेकिन ये दिस इज़ ऑल्सो बिजनेस, क्योंकि किसी प्रोड्यूसर को जितने पैसे डालें
औसत के तौर पे उतने उनको मिलने भी चाहिए, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर स्टार पे बैंक करते हो। अब देखिए, ये आप सिर्फ प्रोड्यूसर को दोष नहीं दे सकते हैं या इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते हैं। आप देखिए अभी जैसे जो पैप्स हम बोलते हैं, वो किसी भी स्टार किड के अभी मतलब जो जिनके नाम वो अभी से बना दे रहे हैं उनको, तो वो डिमांड क्रिएट हो गई, तो वो उस पर वो लोग वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले जवाब दिया, मैं इन सब के साथ कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टार्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये जुड़ गए हैं और शायद वो करेंगे, तो वो स्टार प्राइस को लेके तो मतलब वो बात तो अगर हम लोग दूसरे से कंपेयर करें, वो प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे जो स्टार सिस्टम है वो थोड़ा आई वुड से हल्का सा कॉलोनियल फिक्सेशन वाला है, क्योंकि वो जो प्राइस है और जिनके आसपास जो लोग हैं, बाहर देशों में उतना नहीं होता है, और इसकी वजह से कई बार फिल्म हैवी हो जाती है, उसका रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। वो बात तो है, वो तो सभी मानते हैं, बस यही कहना मुझे। और जो टॉक्सिसिटी को लेकर के बात चल रही है, अनुराग का भी मैंने 2-3 जी। दिन पहले इंटरव्यू किया, आपने उनके साथ काम भी किया, वो तो जी। बेंगलोर ही चले गए तंग जी आकर। नहीं, देखिए मैं तो यही मानता हूँ कि देखिए, हम किसी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमको अगर हम नकार के चले जाएं तो क्या होगा? हमको आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए, चाहे जितना भी विपरीत लगे, हमको करना तो चाहिए ना। जी जी। तभी तो शोएब भी दुबई नहीं गया, रुक गया ना। क्या बात है, क्या बात है। ये सिर्फ आखिरी मैं चाहती हूँ आप सब लोग छोटा छोटा एक आध रिएक्शन दे ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री, जो कि हमारे सबके लिए एक सेलिब्रेशन का वो है, मतलब एक मौका है। मुझे लगता है हम सेलिब्रेट करते जाएंगे। कैसा फील है, बस थोड़ा थोड़ा में आप बताइए। गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है, और पूरे देश भर का भार हमारे कंधों पे आ गया है, तो वो हमको उस चीज़ का थोड़ा मान भी रखना है। जी। मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इतनी खूबसूरत कहानी, इतनी अनमोल कहानी और इतने ज़रूरी मुद्दों पे जो कहानी नीरज भाई ने पिरोई है, और जो कि मेरे करियर की अब तक की सबसे अहम और स्पेशल फिल्म है, वो फिल्म चुनी गई। एक वाकई में आई वुड से, अगर मैं इसका हिस्सा ना भी होता तो एक डिज़र्विंग फिल्म चुनी गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत हम्बल्ड हूँ। बहुत गर्व की बात है कि ये फिल्म जा रही है भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, एंड ऑल आवर एनर्जीज आर विद इट। जी। आप कॉपी पेस्ट नहीं नहीं अरे यार, मतलब जय वीरू की दोस्ती है तो ऐसा थोड़ी ना है, मतलब चंदन और शोएब की दोस्ती है तो। सर ने भी यही कह दिया। आई थिंक इससे अलग हाँ, कुछ फीलिंग है नहीं, तो मैंने सोचा ये ज्यादा मीम मटेरियल भी होगा। तो नहीं, मैं क्लोजिंग में बस यही है कि बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और सिर्फ मतलब दुआएं और शुभकामनाएं नहीं, क्योंकि फिल्म उस लायक है, वो वर्थ करती है, वो अपना सिक्का दिखाती है। हमें बोलते हैं ना, सिक्के में दम है, तो सिक्का तो उछल चुका है, और बस हम ये प्रार्थना करेंगे और ये ईश्वर से यही इंशाल्लाह ये फिल्म मतलब ऑस्कर पे पूरा वहाँ पर भी अपना दबदबा बनाए। ये आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि इसी तरह का और ज़्यादा सिनेमा हमें देखने के लिए मिले। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत झेला। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।